तो दोस्तों डिस्केबल मी 4 नाम की एक ज़बरदस्त मूवी 2024 में हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इसी एक तरह से मूवी के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलेगी। 2024 में एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। उसी बीच ये ज़बरदस्त मूवी हमें देखने को मिलेगी और बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, एक तरह से टीजर ट्रेलर कुछ भी आप उसे बोल सकते हो, वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज इसी के ऊपर सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। डिस्पिकेबल मी 3 एक 2017 अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो इल्यूमिनेशन द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। ये डिस्पिकेबल मी 2 2013 की अगली कड़ी है और डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइज में तीसरी मुख्य और चौथी समग्र किस्त है। फिल्म का निर्देशन पियरे कॉफिन और काइल बाल्डा द्वारा किया गया था। सह निर्देशन, प्रोडक्शन और चरित्र डिजाइनर एरिक गुइलन द्वारा किया गया था और सिंको पॉल और केन डोरियो की लेखन टीम द्वारा लिखी गई पटकथा से क्रिस मेलेडेंड्री और जेनेट हीली द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें स्टीव कैरल, क्रिस्टन वाइग, ट्रे पार्कर, कॉफिन, मिरेंडा कॉसग्रोव, स्टीव कूगन, जेनी स्लेट, डाना गेयर, नेव शारेल और जूली एंड्रूज की आवाजें हैं। फिल्म में ग्रू ने अपने लंबे समय से खोए हुए जुड़वां भाई ड्रू के साथ मिलकर 1980 के दशक के पूर्व बाल कलाकार बल्थाजार ब्रैट कोन के शो के रद्द होने के बाद हॉलीवुड को नष्ट करने से रोका। डिस्पिकेबल मी 3 की शुरुआत 14 जून 2017 को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल में हुई और इसे 30 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर में $1.035 बिलियन की कमाई की, जो चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2017 की फिल्म और अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म। एक सीक्वल डिस्पिकेबल मी 4 3 जुलाई 2024 में रिलीज होने वाली है। कथानक: विवाहित एंटी विलेन लीग (AVL) के एजेंट फेलोनियस ग्रू और लूसी वाइल्ड को बाल्थाजार ब्रैट से चुराए गए ड्यूमोंट डायमंड को वापस पाने के लिए भेजा जाता है, जो एक पूर्व बाल सितारा है जो अपने शो एविल ब्रैट के रद्द होने के बाद सुपर विलेन बन गया था। ग्रू हीरा वापस पा लेता है लेकिन ब्रैट भाग जाता है। AVL मुख्यालय में निदेशक सिलास रैम्सबॉटम ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और बोर्ड के सदस्य वैलेरी दा विंची को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। दा विंची ने ग्रू और लूसी को AVL से बर्खास्त कर दिया, ये मानते हुए कि उन्हें मिशन के दौरान ब्रैट को पकड़ना चाहिए था। जब ग्रू और लूसी घर लौटते हैं तो वे अपनी गोद ली हुई बेटियों मार्गो, एडिथ और एग्नेस को अपनी बर्खास्तगी के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्द ही उनके पास नई नौकरियां होंगी। जब ग्रू एक सुपर खलनायक बनने से इनकार कर देता है और अपने सहायक डॉक्टर नेफेरियो के साथ गलती से कार्बोनाइट में जम जाता है, तो एमेल के नेतृत्व में उसके अधिकांश मिनियंस नई नौकरियां खोजने के लिए उसे छोड़ देते हैं। गलती से एक टेलीविजन स्टूडियो में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अंततः वे जेल पहुंच गए। फ्रिट्स नाम का एक बटलर ग्रू के लंबे समय से खोए हुए जुड़वां ड्रू के निमंत्रण के साथ ग्रू के घर आता है, जो फ्रीडोनिया नामक दूर देश में रहता है। परिवार ड्रू से मिलने के लिए यात्रा करता है और उसकी अपार संपत्ति और हवेली को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इस बीच ब्रैट ने अपने शो के रद्द होने का बदला लेने के लिए एक विशाल रोबोट को शक्ति प्रदान करने के इरादे से, जो हॉलीवुड को नष्ट कर देगा, हीरे को फिर से चुरा लिया। ड्रू ने ग्रू को बताया कि उनके मृत पिता एक सुपर विलेन थे जिन्हें बाल टेरर के नाम से जाना जाता था, जिनकी खलनायक गतिविधियां और तकनीकी प्रगति परिवार की संपत्ति का वास्तविक स्रोत हैं। ड्रू चाहता है कि ग्रू उसे सिखाए कि खलनायक कैसे बनना है, लेकिन ग्रू अपने पुराने तरीकों पर लौटने से इनकार करता है। जबकि लूसी एक मां के रूप में अपने नए कार्यों के साथ संघर्ष करती है, ड्रू और ग्रू अपने पिता के हाई-टेक वाहन में आनंदपूर्वक सवारी करने के बाद करीब आ जाते हैं। ग्रू और ड्रू ने हीरा चुराने का फैसला किया, हालांकि
ग्रू गुप्त रूप से दा विंची को उसे और लूसी को फिर से काम पर रखने के लिए मनाने के लिए इसे एवीएल में लाने का इरादा रखता है। वे हीरा लेकर बाल बाल बच जाते हैं और लूसी उन्हें बचा लेती है। ड्रू ग्रू के असली इरादों का पता लगाकर इस बात से परेशान है कि ग्रू ने उसे खलनायक बनने का तरीका सिखाने के बारे में झूठ बोला था। बदले में ग्रू ड्रू को उसकी अक्षमता के लिए डांटता है, उसे अस्वीकार करता है और फ्रीडोनिया छोड़ने का फैसला करता है। ब्रैट लूसी के भेष में लड़कियों का अपहरण करता है और एक बार फिर हीरा हासिल कर लेता है। इसकी खोज करते हुए ग्रू और ड्रू ने अपने मतभेदों को दूर कर दिया। भाई और लूसी बाल टेरर के वाहन में ब्रैट के पीछे चल पड़े। हीरे से संचालित अपने रोबोट के लेजर के साथ ब्रैट हॉलीवुड को आतंकित करता है और शहर को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाने की उम्मीद में इसे सुपर पावर बबल गम में ढक देता है। लूसी लड़कियों को एक गिरती हुई गगनचुंबी इमारत से बचाती है, जबकि ब्रैट ग्रू और ड्रू को हॉलीवुड की सड़कों पर क्रैश लैंडिंग भेजता है। ब्रैट रोबोट के लेजर से ग्रू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रू रोबोट में घुसने और उसे अंदर से शक्ति देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। ग्रू ने ब्रैट को हराने के लिए उसके हथियारयुक्त कीटर को चुराने से पहले उसे एक नृत्य लड़ाई में शामिल किया। मिनियंस ग्रू के साथ पुनर्मिलन के लिए जेल से भाग गए शहर को कवर करने वाले बबल गम बुलबुले फोड़ते हैं। ड्रू और ग्रू मेल मिलाप करते हैं और लूसी, मार्गो, एडिथ और एग्नेस के साथ गले मिलते हैं। ग्रू और लूसी को एवीएल में बहाल कर दिया गया है। नव संयुक्त परिवार ग्रू के घर में जश्न मनाता है और लड़कियां उसे अपनी मां के रूप में स्वीकार करती हैं। अभी भी एक सुपर खलनायक बनने की इच्छा रखते हुए ड्रू अधिकांश मिनियंस के साथ ग्रू के रॉकेट संचालित विमान को चुरा लेता है और उड़ जाता है। ग्रू और लूसी ने पीछा करने से पहले उन्हें 5 मिनट की शुरुआत देने का फैसला किया। वॉयस कास्ट फेलोनियस ग्रू के रूप में स्टीव कैरल, जिसे केवल ग्रू कहा जाता है, एक जासूस और पूर्व खलनायक जो एंटी विलेन लीग एजेंट बन गया। वह मार्गो, एडिथ और एग्नेस के दत्तक पिता और लूसी के पति हैं। 6. कैरल ने ड्रू ग्रू को भी आवाज दी है। वह ग्रू का लंबे समय से खोया हुआ जुड़वां भाई है और लड़कियों का दत्तक चाचा है। 6-7 लूसी वाइल्ड के रूप में क्रिस्टन वाइग, एक खलनायक विरोधी लीग एजेंट। वह ग्रू की पत्नी और लड़कियों की दत्तक मां है। 8 बल्थाजार ब्रैट के रूप में ट्रे पाकर, एक सुपर खलनायक और पूर्व बाल कलाकार जो बड़ा होकर 1980 के दशक में निभाए गए किरदार से ग्रस्त हो जाता है और विश्व प्रभुत्व के लिए प्रतिबद्ध है। 6 मेल और अन्य मिनियंस के रूप में पियरे कॉफिन। 9 कॉफिन एक संग्रहालय निदेशक की आवाज भी देता है और काइल बाल्डा के साथ अतिरिक्त आवाजें भी देता है। 10 मार्गो के रूप में मिरेंडा कॉसग्रोव, लूसी और ग्रू की सबसे बड़ी और चतुर दत्तक बेटी। 8 एंटी विलेन लीग के निदेशक सिलास रैम्सबॉटम के रूप में स्टीव कूगन, जो फिल्म की शुरुआत में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 10 कूगन ने ड्रू के बटलर फ्रिट्ज को भी आवाज दी है। 10 जेनी स्लेट वैलरी दा विंची के रूप में एंटी विलेन लीग का एक अत्याचारी सदस्य जो नया एवीएल निदेशक बन जाता है। 11 एडिथ के रूप में डाना गेयर, लूसी और ग्रू की मंझली और साहसी दत्तक बेटी। 12 एग्नेस के रूप में नेव शारेल, लूसी और ग्रू की सबसे छोटी और मासूम दत्तक बेटी। पहली 2 फिल्मों में उन्हें मूल रूप से एल्सी फिशर ने आवाज दी थी। 13 ग्रू और ड्रू की मां के रूप में जूली एंड्रूज। 10 इसके अतिरिक्त एंडी निमन ने रोबोट क्लाइव, ब्रैट के साथी की आवाज दी है। 10 और एड्रियन सिस्काटो ने फ्रीडोनिया के एक लड़के निको की आवाज दी है, जिसे मार्गो से प्यार हो जाता है। 10 उत्पादन आइकन इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं। जनवरी 2021 विकास डेस्पिकेबल मी 3 का विकास 2013 में शुरू हुआ, जब प्रोडक्शन और चरित्र डिजाइनर एरिक गोयलन ने पियरे कॉफिन और काइल बाल्डा के साथ सह निर्देशक के रूप में प्रक्रिया की निगरानी शुरू की। दोनों ने मिनियंस 2015 पर काम पूरा कर लिया था।
14-15 जब 2014 में विकास कार्य चल रहा था, इल्यूमिनेशन के सीईओ क्रिस मेलेडेंड्री ने बताया कि फिल्म लेखन के शुरुआती चरण में थी। 16 प्रोडक्शन टीम का इरादा प्रत्येक डिस्पिकेबल मी फिल्म को अपनी बड़ी कथात्मक स्थिति देने का था, जिससे मुख्य पात्रों की कहानियों का विस्तार हो सके। 14 कास्टिंग। अप्रैल 2016 में स्टीव कैरल को ग्रू के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की सूचना मिली थी और कैरल अपने जुड़वां भाई ड्रू को भी आवाज देंगे, जबकि ट्रे पाकर को फिल्म में बल्थाजार ब्रैट के रूप में लिया गया था। 6 सितंबर 2016 में मिरांडा कॉसग्रोव और क्रिस्टन वाइग को क्रमशः मार्गो और लूसी वाइल्ड के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने की सूचना मिली थी, जबकि नेव शारेल ने एग्नेस की भूमिका में एल्सी फिशर की जगह ली थी। 8-13 संगीत। मुख्य लेख डिस्पिकेबल मी 3 साउंडट्रैक। डिस्पिकेबल मी 3 का साउंडट्रैक 23 जून 2017 को जारी किया गया था। फेरल विलियम्स ने साउंडट्रैक के लिए नया गाना येलो लाइट जारी किया, जिसे डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। 17 मार्केटिंग और रिलीज। डिस्पिकेबल मी 3 के मार्केटिंग अभियान में प्रमोशन शामिल थे, जैसे अमेजन के मिनियन डे के दौरान स्टार रेटिंग को मिनियन से बदल दिया गया और बज़फीड के कैरेक्टर टेकओवर बैज। न्यूयॉर्क शहर में 600 टैक्सियों के शीर्ष पर मिनियन की आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें से एक मिनियोनीज अभिवादन था। फिल्म के अतिरिक्त विपणन साझेदारों में 23 एंड मी, चिकिटा, फेरेरो, केलॉग्स, मैकडॉनल्ड्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, टॉप्स और यम्मी स्पूनफुल्स शामिल थे। 18 डिस्पिकेबल मी 3 की शुरुआत 14 जून 2017 को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल में हुई, 19 जिसके बाद 24 जून को लॉस एंजल्स के श्राइन ऑडिटोरियम में प्रीमियर हुआ। 2021 ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 जून को रिलीज हुई थी। 22 यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट ने 21 नवंबर 2017 को डिजिटल डाउनलोड के लिए डिस्पिकेबल मी 3 और 5 दिसंबर को 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे और DVD पर रिलीज किया। भौतिक प्रतियों में AVL डेटाबेस, पर्दे के पीछे के फीचर शामिल हैं। चरित्र विवरण, एक फ्रीडोनियन मानचित्र, एक हटाया गया दृश्य, एक डुवेट गायन संस्करण, मिनियन मगशॉट्स और पोस्टर, एक लघु फिल्म द सीक्रेट लाइफ ऑफ काइल और एक येलो लाइट संगीत वीडियो। 23 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। डिस्पिकेबल मी 3 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $264.60 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $770.20 मिलियन की कुल कमाई के साथ दुनिया भर में $1.034 बिलियन की कमाई की। 4 ये 2017 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी। 24-25 डेडलाइन हॉलीवुड ने उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $366.2 मिलियन की, बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2017 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर की सूची में तीसरा स्थान दिया। 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डिस्पिकेबल मी 3 को द हाउस और बेबी ड्राइवर के साथ रिलीज किया गया था। 26 फिल्म ने पहले दिन $29.2 मिलियन की कमाई की, 27 जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $4.1 मिलियन भी शामिल थे। 28 अपने शुरुआती सप्ताहांत में डिस्पिकेबल मी 3 ने 4,529 थिएटरों में $75.4 मिलियन की कमाई की, जो अगले सप्ताह बढ़कर 4,535 हो गई, जिससे यह नंबर 1 फिल्म बन गई। इसने द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स 2010 के 4,468 थिएटरों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो एवेंजर्स एंड गेम 2019 के 4,662 के साथ रिलीज होने तक अब तक की सबसे व्यापक रिलीज बन गई। बी फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में $34 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर आ गई, 33 और तीसरे सप्ताहांत में $19.40 मिलियन के साथ छठे नंबर पर आ गई। 34 डिस्पिकेबल मी 3 ने 21 दिसंबर 2017 तक सिनेमाघरों को छोड़ दिया। 35
दुनिया भर में डेस्पिकेबल मी 3 ने 16 जून को 5 बाजारों में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $9.90 मिलियन की कमाई की। 36 इसके बाद इसके तीसरे सप्ताहांत में 46 की बढ़ी हुई बाजार संख्या के साथ $95.60 मिलियन की कमाई हुई। 37 इसके शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार चीन थे $158.20 मिलियन, जापान $66.20 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $62.70 मिलियन, जर्मनी $43.80 मिलियन और फ्रांस $41.40 मिलियन। 38 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 198 पेशेवर समीक्षाओं के आधार पर डेस्पिकेबल मी 3 की अनुमोदन रेटिंग 59% है, जिसकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। इसकी आलोचनात्मक सर्वसम्मति में लिखा है, डेस्पिकेबल मी 3 को फ्रेंचाइज के प्रशंसकों को रंगीन एनिमेशन और ज़ैनी के एक और दौर के साथ लगातार मनोरंजन करना चाहिए, भले ही कुछ हद तक डरावना हास्य। 39 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 37 आलोचकों के आधार पर डेस्पिकेबल मी 3 को 100 में से 49 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 40 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जो पहली 2 फिल्मों और मिनियंस 2015 की A से कम है। 30 IGN के एलेक्स विल्च ने फिल्म को 10 में से 6 अंक देते हुए कहा, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन डेस्पिकेबल मी 3 कम से कम फ्रेंचाइजी के युवा प्रशंसकों के लिए पर्याप्त है। 41 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने लिखा, डेस्पिकेबल मी 3 बोझिल है, लेकिन ये ज्यादातर काम करता है, क्योंकि सह निर्देशक पियरे कॉफिन, जो मिनियंस को आवाज भी देते हैं, और काइल बाल्डा फिल्म के भावनात्मक केंद्र को कभी नहीं भूलते, बाकी को पैक कर देते हैं उतना ही हास्य जितना वे प्रबंधित कर सकते हैं। चुटकुले इतने तेज और उग्र आते हैं। फिल्म हेटर परेरा के फंकी स्कोर के लिए मुश्किल से जगह मिल पाती है, और हालांकि फेरल विलियम्स ने साउंडट्रैक बेचने के लिए 5 नए गीतों का योगदान दिया है, मधुर देयर इज समथिंग स्पेशल सहित फिल्म को शायद ही उनकी जरूरत है। 42 द रैप के अलोंसो डुरल्डे ने फिल्म की मिश्रित समीक्षा करते हुए कहा, आखिरकार इनमें से कोई भी खामी छोटे बच्चों की भीड़ के लिए मायने नहीं रखेगी, जिन्होंने पिछली डेस्पिकेबल मी फिल्में और बेहतर मिनियंस स्पिन ऑफ को विशाल बना दिया है। वैश्विक हिट्स। 43 स्क्रीन रैंट के लिए सैंडी शेफर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हुए कहा, डेस्पिकेबल मी 3 फ्रेंचाइज के दृढ़ प्रशंसकों को खुश करने के लिए ज़ैनी, अपरिवर्तनीय मनोरंजन, दिल की खुराक के साथ के रूप में पर्याप्त प्रदान करता है। 44 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए जॉर्डन मिन्सर ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा, ये काफ़ी चतुर, खतरनाक गति वाला कार्टून प्रशंसकों को वही देता है जो वे चाहते हैं। ट्रे पार्कर द्वारा आवाज़ दी गई नई दास्ता की तरह, ये बबलगम के कई मशीन गन विस्फोटों को शूट करता है। दर्शकों पर उन्हें चबाने और आनंद लेने के लिए कहा। 45 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए, ये कहते हुए कि पियरे कॉफिन, जो मिनियंस को आवाज़ देते हैं, और सह निर्देशक काइल बाल्डा कथानक को सहजता से घुमाते रहते हैं। फेरल विलियम्स ने इस मिश्रण में 5 नए गीतों का योगदान दिया है, जिसमें गुनगुनाया जाने वाला देयर इज समथिंग स्पेशल भी शामिल है। यह कोई रहस्य नहीं है कि इल्यूमिनेशन की फ्रेंचाइजी 3 राउंड के बाद भी कुछ खास क्यों है। बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई $1.5 बिलियन है और लगातार बढ़ रही है। 46 एंटरटेनमेंट वीकली के लिया ग्रीनब्लाट ने फिल्म को B ग्रेड देते हुए कहा, जो चीज़ चमकती है वह दृश्य बुद्धि और कहानी कहने की सहज मिठास है, और कैरल की कर्कश क्यूबॉल खोपड़ी वाला मिथ्याचारी एक ज्यादातर सुधारित बदमाश है जो अभी भी कर सकता है उसका केक लो और आसनिक भी। 47 मिनियंस के मेजर जनरल के गाने को मनोरंजक अन्यथा नकारात्मक समीक्षा में 48 और फिल्म का सबसे बेहतरीन क्षण कहा गया। 49 इसे इल्यूमिनेशन द्वारा एकल चुनौती के रूप में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था और 2023 तक इसे 19 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। 50 प्रशंसा।
डिस्पिकेबल मी 3 द्वारा प्राप्त प्रशंसा। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। अमेरिकी सिनेमा संपादक पुरस्कार 26 जनवरी 2018। सर्वश्रेष्ठ संपादित एनिमेटेड फीचर फिल्म क्लेयर डोडसन, मनोनीत 51। 52। एनी पुरस्कार 3 फरवरी 2018। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर मुझे नीच, 3, मनोनीत 53। एनिमेटेड प्रोडक्शन में एनिमेटेड प्रभावों के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि, ब्रूनो चॉफर्ड, फ्रैंक बाराडाट, निकोलस ब्रैक और मिलो रिक्रांड, मनोनीत। फीचर प्रोडक्शन में चरित्र डिजाइन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि, एरिक गुइलन, मनोनीत। कला निर्देशक गिल्ड पुरस्कार 27 जनवरी 2018। एनिमेटेड फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिजाइन में उत्कृष्टता, ओलिवर एडम, मनोनीत 54। सिनेमा ऑडियो सोसाइटी पुरस्कार 24 फरवरी 2018। मोशन पिक्चर के लिए ध्वनि मिश्रण में उत्कृष्ट उपलब्धि, एनिमेटेड, कार्लोस सोतलोंगो, रैंडी थॉम, टिम नीलसन, ब्रैंडन प्रॉक्टर, ग्रेग हेस और स्कॉट कर्टिस, मनोनीत 55। क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स 11 जनवरी 2018। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म मुझे नीच, 3, मनोनीत 56। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 3 जुलाई 2024 को इसे रिलीज़ किया जाएगा। मूवी की लेंथ तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो 2 घंटे 43 मिनट तकरीबन हो सकती है। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी मेन बेस लैंग्वेज की बात की जाए तो एक तरह से वो इंग्लिश है। साथ ही साथ इसे एक तरह से यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया तो इसकी मेन बेस लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहे। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में एक तरह से डब करके रिलीज़ किया जाएगा। यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला है तो इंडिया के अंदर इसे बड़े स्केल पर और हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में भी इसे एक तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा। और OTT की बात की जाए तो जहाँ तक OTT राइट से प्राइम वीडियो इसके खरीद चुका है, बाकी एक तरह से चेंज भी हो सकता है। अभी अपकमिंग ये रिलीजिंग डेट के ऊपर निर्भर है। जैसे ये रिलीज़ होती है उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। उसके अंदर इसकी सारी कुछ अपडेटिव राइट, सैटेलाइट राइट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो अब आगे इसकी कास्टिंग जो एक तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट है इसके अंदर हमें देखने को मिले हैं, जो बैकग्राउंड टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी के बारे में मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो बच चुकी है पार्ट की वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्रिस्टोफर मेलेडेंड्री, LEDNDRI, एक जन्म 15 मई 1959, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और इल्यूमिनेशन के संस्थापक और CEO हैं। उन्होंने पहले 20वीं सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और आइस एज, डेस्पिकेबल मी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स एंड सिंह की फिल्म श्रृंखला के लिए निर्माता के रूप में काम किया है। 2021 में वो द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी पर वीडियो गेम कंपनी के साथ काम करने के बाद निंटेंडो के निदेशक मंडल में शामिल हो गए। 2. प्रारंभिक जीवन। मेलेडांड्री का जन्म न्यूयॉर्क शहर में पुरुषों के फैशन डिजाइनर रोलैंड मेलेडांड्री और मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में पली बड़ी एक कार्यकर्ता रिशा मेलेडांड्री के घर हुआ था। 3. वह इतालवी मूल का है। 4. और उसने डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ाई की है। 5. करियर। प्रारंभिक करियर। मेलेडेंड्री को फिल्म उद्योग में पहली नौकरी तब मिली जब उन्होंने फुटलूज के सेट पर कार्यकारी निर्माता डैनियल मेलनिक के सहायक के रूप में काम किया। 3. उन्होंने 1991 में जाने तक प्रोडक्शन कंपनी द मेलेडेंड्री गॉर्डन कंपनी, मार्क गॉर्डन के साथ की सह स्थापना की। 1993 की डिज्नी फिल्म कूल रनिंग्स के लिए निर्माता के रूप में काम करने से पहले मेलेडेंड्री बाद में छोटी फिल्मों की एक श्रृंखला के निर्माता थे जो एक वित्तीय सफलता थी। 3-6 इसके तुरंत बाद मेलेडेंड्री को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा काम पर रखा गया, जहां अधिकारियों ने माना कि कूल रनिंग्स की सफलता ने मेलेडेंड्री की आर्थिक रूप से सफल पारिवारिक फिल्में बनाने की क्षमता को प्रदर्शित किया। 6 फिल्म निर्माता जॉन ह्यूजेस के साथ सहयोग की एक श्रृंखला के बाद मेलेडेंड्री को 20वीं सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन का प्रभारी बनाया गया। 6 मेलेडेंड्री के संरक्षण में रिलीज हुई पहली फिल्मों में से एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म टाइटन AE 2000 थी, जो एक महंगी बॉक्स ऑफिस बम थी, जिसकी विफलता के कारण उन्हें लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था और जिसके कारण फोकस एनिमेशन स्टूडियो बंद हो गया था। 6. 1998-2007 ब्लू स्काई स्टूडियोज।
1998 में मेलिडेंड्री ने फॉक्स के नवोदित विजुअल इफेक्ट्स हाउस ब्लू स्काई स्टूडियो के अधिग्रहण का नेतृत्व किया, जो व्यावसायिक रूप से सफल प्रोडक्शन स्टूडियो बन गया। उन्होंने ब्लू स्काई के रचनात्मक और व्यावसायिक संचालन का निरीक्षण किया, जो पूरी तरह से फॉक्स के स्वामित्व में था। 7-8 स्टूडियो में रहते हुए मेलिडेंड्री ने आइस एज 2002, रोबोट्स 2005, आइस एज द मेल्टडाउन 2006 और हॉट एंड हियर्स एहू सहित फिल्मों का पर्यवेक्षण और या कार्यकारी निर्माण किया। 2008 उन्होंने 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स गॉन नट्टी 2002 और नो टाइम फॉर नट्स 2006 का भी निर्माण किया, दोनों को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2007 वर्तमान रोशनी मेलिडेंड्री ने 2007 की शुरुआत में 20वीं सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। उनकी जगह वैनेसा मॉरिसन ने ले ली और इल्यूमिनेशन की स्थापना की, जो एक एनिमेशन कंपनी थी जिसका सह स्वामित्व यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास था, जो फिल्मों को पूरी तरह से वित्तपोषित और स्वामित्व में रखती थी। 9 फॉक्स ने मेलिडेंड्री को बनाए रखने का प्रयास किया था, लेकिन लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया था कि यूनिवर्सल की इल्यूमिनेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी की पेशकश ने उसे स्विच करने के लिए राजी कर लिया था। 7 मेलिडेंड्री को यूनिवर्सल के साथ अपने अनुबंध के हिस्से के रूप में इल्यूमिनेशन की बॉक्स ऑफिस कमाई का एक हिस्सा मिला और 2011 तक उनके पास उत्पादन कंपनी में एक अज्ञात हिस्सेदारी भी थी। 2010 में इल्यूमिनेशन ने अपनी पहली फिल्म डेस्पिकेबल मी रिलीज की, जो सफल रही। मेलिडेंड्री ने एनबीसी यूनिवर्सल के अध्यक्ष स्टीफन बक के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिन्हें अपेक्षाकृत कम बजट पर एनिमेटेड फिल्में बनाने की मेलिडेंड्री की प्रवृत्ति पसंद आई। 3 इल्यूमिनेशन ने डॉक्टर सीस की द लोरेक्स का एक फिल्मी संस्करण जारी किया, जिसने मेलिडेंड्री और डॉक्टर सीस एस्टेट के बीच सफल सहयोग को जारी रखा। 5 उन्होंने डेस्पिकेबल मी के विभिन्न सीक्वल और स्पिन ऑफ का भी निर्माण किया। 2016 वर्तमान ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और निंटेंडो 28 अप्रैल 2016 को एनबीसी यूनिवर्सल ने $3.8 बिलियन में प्रतिस्पर्धी स्टूडियो ड्रीमवर्क्स एनिमेशन का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा की। ये घोषणा की गई थी कि विलय के पूरा होने के बाद मेलिडेंड्री इल्यूमिनेशन और ड्रीमवर्क्स दोनों की देखरेख करेगा। हालांकि बाद में ये घोषणा की गई कि मेलिडेंड्री ने ड्रीमवर्क्स की देखरेख करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय वो स्टूडियो में सलाहकार बनेंगे। 6 नवंबर 2018 को ये घोषणा की गई कि मेलिडेंड्री श्रेक फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित करने के लिए यूनिवर्सल और ड्रीमवर्क्स के साथ सहयोग करेगी। 1-1-1-2-1-3 हालांकि मेलिडेंड्री का इरादा मूल आवाज अभिनेताओं को बनाए रखने का है, क्योंकि उनका मानना है कि वे शायद श्रृंखला के सबसे यादगार हिस्से थे। इस सहयोग में पहली फिल्म पुस इन बूट्स द लास्ट विश, जिसमें मेलिडेंड्री ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, को सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता के साथ दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया था। जनवरी 2018 में निंटेंडो ने एक वित्तीय बैठक के दौरान घोषणा की कि इल्यूमिनेशन एक एनिमेटेड मारियो फिल्म विकसित करेगा और मेलिडेंड्री सुपर मारियो निर्माता शिगेरू मियामोतो के साथ फिल्म का सह निर्माण करेगा। 5 जुलाई 2021 को ये बताया गया कि मेलिडेंड्री निंटेंडो को सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र और गैर कार्यकारी बाहरी निदेशक के रूप में निंटेंडो के निदेशक मंडल में शामिल होंगे, क्योंकि कंपनी निंटेंडो पिक्चर्स के तहत अधिक फिल्में विकसित कर रही है। 2. व्यक्तिगत जीवन मेलिडेंड्री द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं और लेकविले, कनेक्टिकट में द हॉटिचिकस स्कूल में ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य हैं। मेलिडेंड्री की शादी 2002 से 2016 तक लेस्ली बैंजिगर से हुई थी। 14 उनके 2 बेटे हैं, जिनका जन्म 1990 और 1998 में हुआ। 15. फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक टिप्पणियाँ 1986 पारा सहयोगी निर्माता 1989 भाइयों का मिलन निर्माता 1990 अवसर दस्तक देता है
1993 रात को उड़े कार्यकारी निर्माता। झूले बच्चे, आरामपूर्वक दौड़, सिस्टर एक्ट 2, आदत में वापस सह कार्यकारी निर्माता। 1994 जूरी द्वारा परीक्षण निर्माता। 2002 हिमयुग कार्यकारी निर्माता। पागल हो गया। 2005 रोबोटों। 2006 हिमयुग मंदी। नट्स के लिए कोई समय नहीं। 2008 हॉटन हियर्स एहू 7। 2010 डिस्पिकेबल मी निर्माता। 2011 कूदना। 2012 द लॉरिक्स। 2013 घृणित 2। 2015 मिनियंस 16। 2016 पालतू जानवरों का गुप्त जीवन 17। गाओ। 2017 मुझे नीच 3 18। 2018 द ग्रिंच 19। 2019 पालतू जानवरों का गुप्त जीवन 2 20। 2021 गाओ 2। 2022 मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू। पूस इन बूट्स द लास्ट विश कार्यकारी निर्माता 21। 2023 सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 22 निर्माता। प्रवास। 2024 मुझे नीच 4। 2019 वर्तमान करियर विस्तार। 2019 में कैरल एप्पल टीवी जो ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो में रीज विदरस्पून और जेनिफर एनिस्टन के साथ अभिनय करने के लिए टेलीविजन पर लौट आईं। 59 कैरल ने सुबह के समाचार शो के एंकर मिच केस्लर की भूमिका निभाई, जो यौन दुर्व्यवहार के आरोप के कारण निकाल दिए जाने के बाद प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। द मॉर्निंग शो को एप्पल से 2 सीजन का ऑर्डर मिला। पहले सीजन का प्रीमियर 2019 के पतन में हुआ था 60 और दूसरे सीजन का प्रीमियर 2020 में हुआ था 61। पहले सीजन में उनके प्रदर्शन के लिए क रेल को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, जो उनका 11वां था। कुल मिलाकर एमी नामांकन 62। कैरल ने मूल रूप से केवल पहले सीजन में अभिनय करने के लिए एप्पल के साथ 1 साल का करार किया था, लेकिन उन्होंने अक्टूबर 2019 में दूसरे सीजन में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए। 63। मई 2020 से कैरल ने नेटफ्लिक्स कार्यस्थल कॉमेडी श्रृंखला स्पेस फोर्स में भी अभिनय किया, जो संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों की प्रस्तावित अंतरिक्ष युद्ध सेवा शाखा यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स पर आधारित है। 64। कैरल ने ग्रेग डैनियल के साथ स्पेस फोर्स का निर्माण किया, जिन्होंने द ऑफिस का निर्माण किया। कैरल ने डैनियल्स के साथ पायलट एपिसोड भी लिखा। शो को नवंबर 2020 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 65। कैरल ने जॉन स्टीवर्ट द्वारा लिखित और निर्देशित राजनीतिक कॉमेडी फिल्म इरेसिस्टिबल में अभिनय किया। 66। फिल्म को शुरू में मई 2020 में नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 26 जून 2020 को प्रीमियम वीओडी और चयनित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 2022 में कैरल ने अपनी वापसी की फिल्म मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू में ग्रू की भूमिका। उन्होंने हुलू की 10 एपिसोड की मूल श्रृंखला द पेशेंट पर एफएक्स में भी अभिनय किया और इसके लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। उस श्रृंखला में कैरल ने एक चिकित्सक का किरदार निभाया है, जिसे एक सीरियल किलर ने कैद कर लिया है, जो हत्या करने की इच्छा का विरोध करना चाहता है। 67। कैरल ने वेस एंडरसन के एस्टेरॉयड सिटी 2023 में बिल मरे की जगह ली, जो कोविड-19 से संक्रमित थे। 2023 में ये घोषणा की गई थी कि कैरल विवियन ब्यूमोंट थिएटर में एंटोन चेकोव के अंकल वान्या के लिंकन सेंटर पुनरुद्धार में शीर्षक भूमिका के साथ अपना ब्रॉडवे डेब्यू करेंगे। 68। प्रोडक्शन का निर्देशन लीला नेगेबाउर द्वारा किया जाएगा और कैरल एलिसन पिल, विलियम जैक्सन हापर, अल्फ्रेड मोलिना, अनिका नोनी रोज और जेने हाउडीशेल के साथ अभिनय करेंगे। व्यक्तिगत जीवन 2010 अकादमी पुरस्कारों में कैरल और उनकी पत्नी नैन्सी। 5 अगस्त 1995 को कैरल ने सैटरडे नाइट लाइव के कास्ट सदस्य नैन्सी वॉल्स से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई जब वह एक इम्प्रोव क्लास की छात्रा थीं, जिसे वह द सेकंड सिटी ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे।
69 उनकी एक बेटी है जिसका नाम एलिजाबेथ एनी है, जन्म मई 2001, और एक बेटा है जिसका नाम जॉन है, जन्म जून 2004। 70 कैरल और उनकी पत्नी कॉमेडी फिल्मों द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन और सीकिंग ए फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड के साथ साथ कॉमेडी श्रृंखला द डेली शो और द ऑफिस में एक साथ दिखाई दिए हैं। उन्होंने कॉमेडी श्रृंखला एंजी ट्रिबेका का सह निर्माण भी किया। फरवरी 2009 में कैरल ने मार्शफील्ड, मैसाचुसेट्स में मार्शफील्ड हिल्स जनरल स्टोर खरीदा। 71-72 60 मिनट्स के साथ एक साक्षात्कार में कैरल ने अभिनय और कॉमेडी के लिए जॉर्ज कार्लिन, जॉन क्लीज, बिल कॉस्बी, स्टीव मार्टिन और पीटर सेलर्स को अपनी प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया। जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध प्रदर्शन के दौरान कैरल ने मिनेसोटा फ्रीडम फंड को दान दिया, जो कम आय वाले व्यक्तियों को जेल से बाहर निकालता है। 73 फिल्मोग्राफी पतली परत, चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1991 कली सू टैसियों स्टीवन कैरल के रूप में श्रेय दिया गया। 1998 कल रात बिना चश्मे वाला मेलरूम लड़का, देसी फनी पैंट के साथ अतिरिक्त पार्टी करें अमान्या। 2003 दर्द की सड़क निशान लघु फिल्म, ब्रूस अलमाइटी इवान बैक्स्टर स्टीवन कैरल के रूप में श्रेय दिया गया। 2004 स्लीपओवर अधिकारी शर्मन शाइनर, एंकरमैन द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी ईट टैमलैंड, वेक अप रॉन बर्गंडी द लॉस्ट मूवी डायरेक्ट टू डीवीडी। 2005 मेलिंडा और मेलिंडा वॉल्ट वैगनर, मोहित चाचा आथ 40 वर्षीय वर्जिन एंडी स्टिजर लेखक और कार्यकारी निर्माता भी। 2006 लिटिल मिस सनशाइन फ्रैंक गिन्सबर्ग, अमेरिकी भंडारण अमीर लघु फिल्म, बाड़े पर हामी आवाज, हेमी का बूमरैंग साहसिक कार्य आवाज लघु फिल्म। 2007 सर्वशक्तिमान इवान बैक्स्टर, खटखटाया व स्वयं बिना श्रेय वाला कैमियो, वास्तविक जीवन में डैन बर्न्स, कहानियां यूएसए मार्क रॉन्सन खंड दर्द की सड़क। 2008 हॉटन हियर्स एहू, नेड मैकडोड आवाज, होशियार हो जाओ मैक्सवेल स्मार्ट कार्यकारी निर्माता भी। 2010 तिथि रात फिल फोस्टर, डिस्पिकेबल मी ग्रू आवाज, शमुक्स के लिए रात्रिभोज बैरी स्पेक। 2011 पागल बेवकूफ प्यार कईल वीवर निर्माता, सब बेसबॉल टीम के लिए एक कुशल प्रसारक थे और बाद में WHEC में एक कार्यकारी बन गए। रेडियो WHEC टीवी और WROC टीवी। 8-9 वाइग 3 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ लैंकेस्टर, पेंसिल्वेनिया चली गईं और 8वीं कक्षा तक नाइट्राउर एलिमेंट्री स्कूल और मैनहेम टाउनशिप मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। 10 जब वह 13 वर्ष की थी तो वह और उसका परिवार रोचेस्टर लौट आए। 10 जहां उन्होंने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए एलेंडेल कोलंबिया स्कूल में पढ़ाई की। 11 और ब्राइटन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 वाइग ने रानो के कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन जल्द ही रोचेस्टर लौट आए। उसने सामुदायिक कॉलेज में दाखिला लिया और 3 महीने के आउटडोर लिविंग कार्यक्रम में भाग लिया। उस समय उनकी प्रदर्शन संबंधी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। 13 इसके बाद उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री के लिए एरिज़ोना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जब उसने पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभिनय की कक्षा ली तो शिक्षक ने उसे अभिनय जारी रखने का सुझाव दिया। 14 उन्हें एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक द्वारा सर्जरी के बाद शरीर तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन काम शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने अभिनय करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया। 1 करियर SNL और प्रारंभिक फिल्म भूमिकाएं 2010 वाइग खुद को सहारा देने के लिए छोटे मोटे काम करते हुए अभिनय करने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं। 13-14 उन्होंने एम्प्टर स्टेज कॉमेडी थिएटर 15 और द ग्राउंडलिंग्स के साथ प्रदर्शन किया। 16 उन्हें लगा कि अभिनय की तुलना में सुधार बेहतर है और कॉमेडी समूह का हिस्सा बनने से उनके कौशल में सुधार हुआ। 17 2003 में
वो स्पाइक टीवी के द जो शमो शो में दिखाई दी, जो रियलिटी टेलीविजन का एक स्पूफ था, जिसमें उन्होंने एक झोलाछाप विवाह परामर्शदाता डॉक्टर पैट का किरदार निभाया था। उन्होंने मैड टीवी के लिए ऑडिशन दिया। 18 द ग्राउंडलिंग्स में रहते हुए वाइग के प्रबंधक ने उन्हें सैटरडे नाइट लाइव के लिए एक ऑडिशन टेप प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने ऑडिशन टेप के एक भाग में टारगेट लेडी की भूमिका निभाई। उन्होंने 12 नवंबर 2005 को सीजन 31 के तुरंत बाद एसएनएल में डेब्यू किया। वह एसएनएल के बजट में कटौती से बच गई 20 और 2006 में सीजन 32 की शुरुआत में एक पूर्ण कलाकार सदस्य बन गईं। काली पोशाक पहने एक श्यामला महिला मुस्कुरा रही है। 2008 टाइम्स के एक कार्यक्रम में वाइग एसएनएल 2009 से 2012 में उनके काम के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 21 वाइग ने 2009 के क्रिसमस विशेष एसएनएल प्रेजेंट्स ए वेरी गिली क्रिसमस में सुर्खियां बटोरी, जिसमें उनके चरित्र गिली के साथ नए रेखाचित्र और पुराने एसएनएल क्लिप के मुख्य अंश शामिल थे। एसएनएल 22 दिसंबर 2008 में उनके विभिन्न अभिनयों के लिए उन्हें एंटरटेनमेंट वीकली की 15 महान प्रस्तुतियों की सूची में और ईडब्ल्यू की हॉलीवुड की 25 सबसे मज़ेदार महिलाओं की सूची में अप्रैल 2009 शामिल किया गया था। 23 उन्होंने 2011 से 2014 तक श्रृंखला द लूनी ट्यून्स शो में लोला बनी को आवाज़ दी। वाइग ने 2006 की क्रिसमस फिल्म अनकम्पेंड माइनर्स से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और जड अपाटो की 2007 की कॉमेडी नॉक्ड अप में एक निष्क्रिय आक्रामक सहायक के रूप में दिखाई दी। उन्होंने जैक कास्टन की वॉक हार्ड में भी अभिनय किया, जो अपाटो द्वारा निर्मित एक और फिल्म थी। 2008 और 2010 के बीच उन्होंने कई स्टूडियो कॉमेडी में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिन्हें विभिन्न स्तर की सफलता मिली। उन्होंने 2008 की कॉमेडी सेमी प्रो में बियर ट्रेनर गर्ल के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की, जिसमें एसएनएल पूर्व छात्र विल फेरल के साथ फिर से काम किया। उन्होंने फॉरगेटिंग सारा मार्शल में एक योग प्रशिक्षक और डेविड कोएब की घोस्ट टाउन में एक स्वयं शामिल सर्जन की भूमिका निभाई। वाइग ने ग्रेग मोटोला की 2009 में आने वाली मशहूर ड्रामा एडवेंचरलैंड में सह अभिनय किया। एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर्स में एक बीवर मॉम की भूमिका निभाई। विपिट ड्रू बैरिमो के निर्देशन में पहली फिल्म में एक रोलर डर्बी प्रतियोगी की भूमिका निभाई और माइक जज एक्सट्रैक्ट में एक फ्लेविंग अर्क कंपनी के मालिक की पत्नी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने एंड्रू जारिकी के 2010 के नाटक ऑल गुड थिंग्स में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। मैक्रूबर में विल फोर्ट और रयान फिलिप के साथ अभिनय किया और 2 बड़े बजट की एनिमेटेड फिल्मों डिस्पिकेबल मी और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को आवाज़ दी, जिसने 2 अत्यधिक लाभदायक फिल्में बनाईं। फिल्म फ्रेंचाइजी स्टीवन जॉन कैरल KERL, जन्म 16 अगस्त 1962, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। उन्होंने सिटकॉम द ऑफिस 2005, 2011, 2013 में माइकल स्कॉट की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक सामयिक निर्माता, लेखक और निर्देशक के रूप में भी काम किया। कैरल को कई प्रशंसाएं मिली हैं, जिनमें द ऑफिस के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी शामिल है। लाइफ पत्रिका द्वारा उन्हें अमेरिका का सबसे मज़ेदार आदमी के रूप में मान्यता दी गई थी। 1. कैरल को 1996 में द डाना कार्वे शो में एक कलाकार के रूप में और 1999 से 2005 तक द डेली शो विद जॉन स्टीवर्ट में एक संवाददाता के रूप में पहचान मिली। उन्होंने एंकरमैन, द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी 2004 सहित कई कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया और इसका 2013 सीक्वल, साथ ही द 40 ईयर ओल्ड वर्जिन 2005, इवान ऑलमाइटी 2007, गेट स्मार्ट 2008, डेट नाइट 2010, क्रेजी, स्टूपिड, लव 2011 और द वे बैक 2013। उन्होंने ओवर द हेज 2006, हॉटन हियर्स ए हू में भी आवाज़ दी 2008 और डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी 2010 वर्तमान।
कैरल ने अपने करियर में अधिक नाटकीय भूमिकाएं निभाईं, जिसमें फॉक्सकैचर 2014 में जॉन डू पोंट का किरदार भी शामिल था, जिसने उन्हें अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 2-3 उन्होंने लिटिल मिस सनशाइन 2006, द बिग शॉट 2015 और बैटल ऑफ द सेक्सेस 2017 में भी अभिनय किया। अंतिम 2 फिल्मों ने उन्हें क्रमशः 8वें और 9वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन के लिए नामांकित किया। 4-5 अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कैफे सोसाइटी 201, 6 लास्ट फ्लैग फ्लाइंग 2017, वाइस 2018, ब्यूटीफुल बॉय 2018 और एस्टेरॉयड सिटी 2023 शामिल हैं। कैरल कॉमेडी श्रृंखला एंजी ट्रिबेका 2016-2018 के सह निर्माता के रूप में टेलीविजन पर लौटे, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी नैन्सी कैरल के साथ विकसित किया। उन्होंने ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो 2019 वर्तमान में मॉर्निंग एंकर मिच कैसलर के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उन्होंने सिटकॉम स्पेस फोर्स 2020-2022 और सीमित श्रृंखला द पेशेंट 2022 में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्टीवन जॉन कैरल का जन्म 16 अगस्त 1962 को 6 कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स के एमर्सन अस्पताल में हुआ था। वे 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका पालन पोषण पास के एक्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ। उद्धरण वांछित उनके पिता एडविन ए कैरल 1925-2021 एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, 7-8 और उनकी मां हैरियट थेरेसा नी कोच 1925-2016 एक मनोरोग नर्स थीं। 9 उनके मामा स्टेनली कोच ने कैथोड रे ट्यूब बनाने के लिए वैज्ञानिक एलन बी ड्यूमोंट के साथ काम किया था। 10 उनके पिता इतालवी और जर्मन वंश के थे और उनकी मां पोलिश वंश की थीं। 11 उनके पिता का उपनाम मूल रूप से कैरोसेली था, लेकिन 1950 के दशक में इसे बदलकर कैरल कर दिया गया। 12 कैरल का पालन पोषण रोमन कैथोलिक तेरा में हुआ और उनकी शिक्षा नैशोबा ब्रूक स्कूल, द फेन स्कूल और मिडलसेक्स स्कूल में हुई। हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने आइस हॉकी और लैक्रोस खेला। 14 उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रदर्शन करते हुए 5 की भूमिका निभाई और बाद में फुट की 10वीं उत्तरी लिंकन रेजिमेंट का चित्रण करने वाले एक पुनर्अभिनय समूह में शामिल हो गए। उन्होंने इतिहास में अपनी रुचि को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। 15 1984 में ग्रानविले, ओहियो में डेनिसन विश्वविद्यालय से इस विषय में डिग्री हासिल की। 16-17 डेनिसन में रहते हुए कैरल बर्पी की सीडी थिएट्रिकल कंपनी का सदस्य था, जो एक छात्र संचालित कामचलाउ कॉमेडी मंडली थी और 4 साल तक स्कूल की बिग रेड हॉकी टीम में गोलकीपर थी। 18-19 उन्होंने कैंपस रेडियो स्टेशन WDUB में सैफायर स्टीव कैरल नाम से डिस्क जॉकी के रूप में भी समय बिताया। 20 आजीविका 1989-2005 प्रारंभिक कार्य और देर रात। कैरल ने कहा कि उन्होंने लिटिलटन, मैसाचुसेट्स में USPS मेल वाहक के रूप में काम किया, लेकिन 7 महीने बाद छोड़ दिया क्योंकि उनके बॉस ने उन्हें बताया कि वह नौकरी में बहुत अच्छे नहीं थे और उन्हें तेज होने की ज़रूरत थी। 21 अपने अभिनय करियर की शुरुआत में कैरल ने एक भ्रमणशील बच्चों की थिएटर कंपनी में मंच पर अभिनय किया, बाद में कॉमेडी म्यूजिकल नेट्स कैट प्राइवेट आई में और 1989 में रेस्तरां श्रृंखला ब्राउन चिकन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में अभिनय किया। 22 द डाना कार्वे शो 1996 मुख्य लेख द डाना कार्वे शो 1991 में कैरल ने शिकागो मंडली द सेकंड सिटी के साथ प्रदर्शन किया, जहां कुछ समय के लिए स्टीफन कोलबर्ट उनके छात्र थे। कैरल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कली सू में एक छोटी सी भूमिका से की। 1996 के वसंत में वह ABC पर एक अल्पकालिक स्केच कॉमेडी कार्यक्रम द डाना कार्वे शो के कलाकार सदस्य थे। साथ ही कलाकार कोलबर्ट के साथ कैरल ने रॉबर्ट स्मिगल द्वारा निर्मित एनिमेटेड शॉर्ट द एम्बिगुअसली गे डुओ के आधे भाग गैरी की आवाज़ प्रदान की, जो उस वर्ष के अंत में सैटरडे नाइट लाइव पर जारी रही।
जबकि कार्यक्रम केवल 7 एपिसोड तक चला, द डाना कार्वे शो को कैरल के करियर को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया गया। 23 उन्होंने कुछ अल्पकालिक टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया, जिनमें कम टू पापा और ओवर द टॉप शामिल हैं। उन्होंने कई अतिथि भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें फनी गर्ल, जस्ट शूट मी का एक एपिसोड भी शामिल है। अतिरिक्त स्क्रीन क्रेडिट में ब्रैड हॉल की अल्पकालिक सिचुएशन कॉमेडी वॉचिंग एली 2002-2003 और वुडी एलन की मेलिंडा और मेलिंडा शामिल हैं। द डेली शो 1999-2005। मुख्य लेख द डेली शो। कैरल 1999 से 2005 तक द डेली शो के लिए एक संवाददाता थे, जिसमें स्टीफन कोलबर्ट के साथ इवन स्टीवन 24 और प्रोड्यूस पीट सहित कई नियमित खंड शामिल थे। 25-26 2004-2013 द ऑफिस और हास्य भूमिकाएं। मुख्य लेख माइकल स्कॉट, द ऑफिस और द ऑफिस, अमेरिकी टीवी श्रृंखला। 2007 अकादमी पुरस्कारों में कैरल की पहली प्रमुख फिल्म भूमिका 2004 की हिट कॉमेडी एंकरमैन द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी में वेदरमैन ब्रिक टैमलेंट के रूप में थी। फिल्म में कैरल के प्रदर्शन से प्रभावित होकर एंकरमैन निर्माता जुड अपाटो ने कैरल से एक साथ फिल्म बनाने के बारे में संपर्क किया और कैरल ने उन्हें एक ऐसे विचार के बारे में बताया जिसमें उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया था जो अभी भी कुंवारी है। 27 परिणाम 2005 की फिल्म द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन थी, जिसे कैरल और अपाटो ने एक साथ विकसित और लिखा था, जिसमें शी रशक चरित्र के रूप में कैरल ने अभिनय किया था। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $109 मिलियन की बिक्री की 28 और उन्हें एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। इसने कैरल को सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड 29 और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अपाटो के साथ WGA अवार्ड नामांकन भी दिलाया। 30 2005 में कैरल ने द ऑफिस में अभिनय करने के लिए NBC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इसी नाम की ब्रिटिश टीवी श्रृंखला का रीमेक था, जिसे रिकी गेरवाइस और स्टीफन मचेंट ने बनाया था। ग्रेग डेनियल द्वारा विकसित ये श्रृंखला मॉक्यूमेंट्री शैली में शूट की गई, एक मध्यम आकार की कागज आपूर्ति कंपनी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कैरल ने स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया में डंडर मिफ्लिन के विलक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक माइकल स्कॉट की भूमिका निभाई। हालांकि रूपांतरण के पहले सीजन को औसत रेटिंग का सामना करना पड़ा, NBC ने कैरल की फिल्म द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन की प्रत्याशित सफलता के कारण इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 31 और श्रृंखला बाद में एक बड़ी सफलता बन गई। कैरल ने द ऑफिस में अपनी भूमिका के लिए 2006 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और TCA पुरस्कार जीता। श्रृंखला 2006-2011 में उनके काम के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के नामांकन 32 के लिए लगातार 6 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार प्राप्त हुए। कैरल ने द ऑफिस के तीसरे सीजन के प्रति एपिसोड लगभग 175,000 अमेरिकी डॉलर कमाए, जो पिछले 2 सीजन के उनके वेतन से दोगुना था। एंटरटेनमेंट वीकली के एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने वेतन पर टिप्पणी करते हुए कहा, आप नहीं चाहते कि लोग ये सोचें कि आप एक लाड़ प्यार वाले व्यक्ति हैं। वेतन हास्यास्पद हो सकता है। दूसरी ओर, बहुत से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं इन शो से बाहर। 33 क्रेजी स्टूपिड लव 2011 के प्रीमियर पर कैरल, निकोल किडमैन और विल फेरल अभिनीत टीवी रूपांतरण बेविच्ड में कैरल ने पॉल लिंडे के मूल चरित्र के शिविर के तौर तरीकों की नकल करते हुए अंकल आर्थर की भूमिका निभाई। उन्होंने 2006 की कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म ओवर द हेज में हैमी द स्क्विरल और 2008 की एनिमेटेड फिल्म हॉटन हियर्स ए हू में वॉविले के मेयर नेड मैकडोड को भी आवाज दी। उन्होंने 2006 के दौरान लिटिल मिस सनशाइन में अंकल फ्रैंक के रूप में अभिनय किया। 34 एंकरमैन, द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन और बिविच्ड फिल्मों में उनके काम ने कैरल को हॉलीवुड के तथाकथित फ्रैट पैक के सदस्य के रूप में स्थापित किया, जो अभिनेताओं का एक समूह है जो अक्सर एक साथ फिल्मों में दिखाई देते हैं, जिसमें बेन भी शामिल हैं। स्टिलर, ओवन विल्सन, विल फेरल, जैक ब्लैक, विंस वॉन,
पॉल रुड और ल्यूक विल्सन। कैरल ने इवान ऑलमाइटी के शीर्षक चरित्र के रूप में काम किया, जो ब्रूस ऑलमाइटी की अगली कड़ी थी, जिसमें उन्होंने इवान बैक्स्टर की भूमिका को दोहराया, जो अब एक अमेरिकी कांग्रेसी है। फिल्म को अधिकतर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कैरल ने 2007 की फिल्म डैन इन रियल लाइफ में डैन कोक और जूलियट बिनोचे के साथ अभिनय किया। कैरल ने 2008 की फिल्म गेट स्मार्ट में मैक्सवेल स्मार्ट की भूमिका निभाई, जो डॉन एडम्स अभिनीत टीवी श्रृंखला का रूपांतरण था। ये सफल रही और दुनिया भर में $230 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2007 के दौरान उन्हें अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 36-37 नाटकीय फिल्मों पर काम करने के लिए कैरल को फिल्मांकन के दौरान फ्लेक्स टाइम की अनुमति दी गई थी। कैरल ने द ऑफिस के दूसरे सीजन के दौरान उत्पादन अंतराल के दौरान इवान ऑलमाइटी पर काम किया। 38 बेहतर स्रोत की आवश्यकता कैरल और अन्य लोगों द्वारा 2007 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल की धरना रेखा को पार करने से इनकार करने के कारण द ऑफिस के चौथे सीजन के मध्य में उत्पादन समाप्त हो गया। कैरल, एक WGA सदस्य, 39 ने द ऑफिस के 2 एपिसोड लिखे हैं, कैसीनो नाइट और सर्वाइवर मैन। दोनों एपिसोड की प्रशंसा की गई और कैरल ने कैसीनो नाइट के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीता। 29 अप्रैल 2010 को कैरल ने कहा कि 2010-2011 सीजन के समापन पर उनका अनुबंध समाप्त होने पर वो शो छोड़ देंगे क्योंकि वो अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। 41 हालांकि द ऑफिस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटकॉम ऑफ द 2000 के साक्षात्कार के अनुसार कैरल ने वास्तव में उस समय छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी और साक्षात्कार के दौरान केवल जोर से सोच रहे थे, लेकिन उनका बयान विफल होने के बाद NBC से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। 42 जून 2013 में डिस्पिकेबल मी 2 के प्रीमियर पर सह कलाकार मिरांडा कॉसग्रोव और कैरल। 2010 में कैरल ने डेट नाइट में टीना फे के साथ अभिनय किया और मिरांडा कॉसग्रोव, क्रिस्टन वाइग और जूली एंड्रूज के साथ यूनिवर्सल CGI फिल्म डेस्पिकेबल मी में मुख्य किरदार ग्रू को आवाज दी। उन्होंने 2013 के सीक्वल डेस्पिकेबल मी 2 और 2017 में फिल्म फ्रेंचाइजी डेस्पिकेबल मी 3 की तीसरी किस्त में भूमिका दोहराई। 2008 में कैरोसेल ने वार्नर ब्रदर्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 2009 में उनकी प्रोडक्शन कंपनी कैरोसेल प्रोडक्शंस ने एक टेलीविजन शाखा लॉन्च की और यूनिवर्सल मीडिया स्टूडियो ज़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 44 उनके पास कई अन्य परियोजनाएं भी हैं, जिनमें 1967 की पीटर सेलर्स की फिल्म द बोबो का रीमेक भी शामिल है। वो रिगलीज एक्स्ट्रा गम के विज्ञापनों में वॉइस ओवर का काम कर रहे हैं। कैरल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी कैरोसेल प्रोडक्शंस का एक टेलीविजन डिवीजन लॉन्च किया है, जिसने उनकी NBC कॉमेडी श्रृंखला के स्टूडियो यूनिवर्सल मीडिया स्टूडियो के साथ 3 साल का समग्र समझौता किया है। कॉमेडी सेंट्रल के द डेली शो के पूर्व निर्माता नॉर्थ साउथ प्रोड्स के थॉम हिंकल और कैंपब ला स्मिथ को कैरोसेल के टीवी संचालन का प्रबंधन करने के लिए काम पर रखा गया था। 45 मुख्य पात्र के रूप में उनका आखिरी एपिसोड अलविदा माइकल 28 अप्रैल 2011 को प्रसारित हुआ, जिसमें उनके अंतिम शॉट में माइकल को अपनी मंगेतर होली फ्लैग्स से जुड़ने के लिए कोलोराडो जाने वाले विमान में जाने से पहले काल्पनिक वृत्तचित्र चालक दल को अपना माइक्रोफोन लौटाते हुए दिखाया गया था, बोल्डर, कोलोराडो में। इस प्रकरण में पाम बीसली के लिए उनकी अंतिम पंक्ति इस प्रकार अनसुनी है। हालांकि उन्हें 2013 में श्रृंखला के समापन के लिए वापस आमंत्रित किया गया था, लेकिन कैरल ने मूल रूप से यह मानते हुए मना कर दिया कि यह उनके चरित्र के विपरीत होगा। 46 अंततः कैरल ने श्रृंखला के समापन में संक्षिप्त रूप से भूमिका दोहराई। 47-48 इसके अलावा 2013 में कैरल ने सैम रॉकवेल, माया रुडोल्फ और एलिसन जेनी अभिनीत ग्रीष्मकालीन कॉमेडी द वे बैक में अभिनय किया।
वेलकम टू मार्विन के प्रेस दिवस के दौरान कैरल से 2018 में श्रृंखला के पुनरुद्धार में भाग लेने के बारे में पूछा गया था। कैरल ने कोलाइडर रिपोर्टर क्रिस्टीना रेडिश से कहा, मैं आपको बताऊंगा, नहीं। शो पहले की तुलना में अब कहीं अधिक लोकप्रिय है, यह ऑन एयर था। मैं इसे एक ही चीज़ के रूप में नहीं देख सकता और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसे एक ही चीज़ के रूप में देखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अंततः मुझे लगता है कि शायद इसे अच्छी तरह से छोड़ देना ही सबसे अच्छा है अकेले और इसे वैसा ही रहने दें जैसा ये था। मैं इसका कम अच्छा संस्करण बनाने की गलती नहीं करना चाहूँगा। संभावनाएं इसके पक्ष में नहीं होंगी, ये बिल्कुल वही हासिल करेगा जो ये था पहली बार। 49 2014 to 2018 नाटकीय फिल्म भूमिकाएं। एंकरमैन 2 2014 के ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर में कैरल। 2014 में कैरल ने मार्क रफालो और चैनिंग टैटम के साथ सच्ची अपराध ड्रामा फिल्म फॉक्सकैचर में अभिनय किया, जिसमें कैरल ने करोड़पति और सजायाफ्ता हत्यारे जॉन एल्यूथरे डू पोंट की भूमिका निभाई। इसका प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 50 कैरल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2015 में कैरल ने फिल्म मिनियंस में एक कैमियो उपस्थिति के लिए ग्रू के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। कैरल ने समलैंगिक अधिकार नाटक फ्री है डिमे जैच गैलिफियानाकिस की जगह लेते हुए कार्यकर्ता स्टीवन गोल्डस्टीन की भूमिका निभाई, जो शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण बाहर हो गए थे। 51 फिल्म में सह कलाकार जूलियन मूर, इलियट पेज और माइकल शैनन हैं और यह अक्टूबर 2015 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक और जीवनी नाटक द बिग शॉट, जिसमें उन्होंने बैंकर स्टीव आइजमैन का किरदार निभाया, जिसका नाम फिल्म में बदलकर मार्क बॉम्ब कर दिया गया था। एडम मैके द्वारा निर्देशित फिल्म में क्रिश्चियन बेल, रायन गोसलिंग और ब्रैड पिट हैं और ये दिसंबर 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने कैरल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन दिलाया। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। अगले वर्ष उन्होंने क्रिस्टन स्टीवर्ट और जेसी ईसेनबर्ग के साथ वुडी एलन की कैफे सोसाइटी 2016 में ब्रूस विलिस की जगह ली। 52 फिल्म का प्रीमियर 69वें कांस फिल्म महोत्सव में महोत्सव की शुरुआत में किया गया। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म की सर्वसम्मति में लिखा है, कैफे सोसाइटी के सुंदर दृश्य और आकर्षक प्रदर्शन एक हल्के देर के दौर की एलन कॉमेडी को पूरा करते हैं, जिसका वास्तविक आनंद इसकी मिलनसार भविष्यवाणी की भरपाई करता है। 53 2017 में कैरल ने जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा बैटल ऑफ द सेक्सेस में टेनिस स्टार बॉबी रिग्स की भूमिका निभाई, जिसमें एम्मा स्टोन ने बिली जीन किंग की सह अभिनय भूमिका निभाई। फिल्म ने कैरल और स्टोन गोल्डन ग्लोब दोनों नामांकन अर्जित किए। 54 कैरल ने रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा निर्देशित युद्ध कॉमेडी ड्रामा फिल्म लास्ट फ्लैग फ्लाइंग में लैरी डॉक्टर शैपर्ड के रूप में भी अभिनय किया, जिसमें लॉरेंस फिशबर्न और ब्रायन क्रैंस्टन ने अभिनय किया था। 2014 कांस फिल्म फेस्टिवल में कैरल। 2018 में कैरल ने 3 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने वास्तविक जीवन के पिता डेविड शेफ के रूप में एडिक्शन ड्रामा ब्यूटीफुल बॉय का नेतृत्व किया, जिसका बेटा निक टिमोथी चालमैट नशीली दवाओं की लत से जूझता है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी, क्रिश्चियन बेल के जीवन के बारे में एडम मैके के राजनीतिक व्यंग्य वाइस में डोनाल्ड रम्सफेल्ड की भूमिका भी निभाई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, 55 और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 8 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 56 उनकी तीसरी 201 8 भूमिका रॉबर्ट ज़ेमेकिस की वेलकम टू मार्विन में मार्विन कोल के मार्क होगनकैम्प के रूप में थी। फिल्म को रॉटेन टोमाटोज पर 32% मिले, जिसमें आलोचकों की आम सहमति थी। वेलकम टू मार्विन में चमकदार प्रभाव और एक दुखद सम्मोहक कहानी है, लेकिन फिल्म की असंबद्ध भावना और अनाड़ी पटकथा इस निमंत्रण को अस्वीकार करना आसान बनाती है।
57 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और लगभग $49 मिलियन के बजट के मुकाबले $12.70 मिलियन की कमाई की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ऐसे ज़बरदस्त एनिमेटेड मूवी के बारे में बात करी। इस यूनिवर्स के अंदर भी तकरीबन 3 मूवीज़ आ चुकी हैं जो कि सुपर डुपर हिट रही है। पिछली जो मूवी आई थी थर्ड पार्ट इसका जो आया था उसने भी ज़बरदस्त कलेक्शन किया था, 500 मिलियन के पार वो जा चुकी थी। और इसी के बाद इसका जो एक तरह से चौथा पार्ट हमें देखने को मिला है। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा नीचे कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।